फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक कवर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक ओवरव्यू, कंडीशन ऑफ बेल्जियम, प्रॉब्लम फेस्ड बाय बेल्जियम, accommodation in Belgium, conditions of Sri Lanka, majoritism in Sri Lanka, thinking of Tamils community, reaction and result of Tamil community, power sharing and forms of power sharing. Let's begin with overview. इस चैप्टर से हम अपने डेमोक्रेसी का टूर फिर से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पावर को सेपरेटली शेयर करें एमंग लेजिस्लेचर, विधानमंडल, जिसमें लॉज एंड पावर्स बनते हैं, देन एग्जीक्यूटिव, प्रबंधकारिणी, जो कि सारे कामों को सिस्टमैटिक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे कोर्ट सिस्टम पर बेस्ड होते हैं और यहाँ पे हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हम दो स्टोरीज का सहारा लेंगे। फर्स्ट बेल्जियम एंड सेकंड स्टोरी इज श्रीलंका। ये स्टोरी हमें ये बताएगी कि अगर हम अपनी पावर को सही तरीके से शेयर करते हैं तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, लेकिन अगर हम अपने पावर को सही तरीके से शेयर नहीं करते तो हमारी कंट्री किस वे में जाएगी। इस स्टोरी से हमें अपने कुछ ऐसे कंक्लूजन मिलेंगे जिसे हम ये जान सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ विद बेल्जियम स्टोरी। आर यू रेडी गाइज? ओके, लेट्स बिगिन विद कंडीशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री एंड उसकी कैपिटल है ब्रुसेल, लेकिन जो बेल्जियम के हालात थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या हुआ गाइज, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि कॉम्प्लिकेटेड तो थे, क्योंकि वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के 59% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते थे, जिसे हम नॉर्थ रीजन भी बोलते हैं, और वहाँ के लोग डच बोलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। आपकी बात भी सही ही है, बट गाइस वहाँ डच के अलावा दो और लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच एंड जर्मन, जिसमें से 49% ऑफ पॉपुलेशन जो कि वेलोनिया रीजन में रहती है, जिसे हम साउथ रीजन के नाम से जानते हैं, एंड 1% ऑफ पॉपुलेशन जर्मन बोलती है। और जहाँ 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ प्रॉब्लम आनी ही है। और इसके बाद हम बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल की, जहाँ पर 80% ऑफ पीपल फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% ऑफ पीपल डच बोलते हैं। और इस वजह से बेल्जियम दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जहाँ पूरे बेल्जियम में डच बोले जाने वाले ज़्यादा थे और फ्रेंच बोले जाने वाले कम थे। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल ऑफ ब्रुसेल में फ्रेंच बोले जाने वाले ज़्यादा लोग थे और डच बोले जाने वाले कम लोग थे। तो हुई ना कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो तो प्रॉब्लम तो अराइज होगी ही। अब इस कंडीशन पर कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई, चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन प्रॉब्लम फेस्ड बाय बेल्जियम। फ्रेंच स्पीकिंग वालों में माइनॉरिटी तो थी, लेकिन उनके पास पैसे, पावर और स्टेटस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको हर फील्ड में फ़ायदा मिलता था। डच वालों के साथ भी प्रॉब्लम थी, वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, बट कैपिटल में उनकी कंडीशन माइनॉरिटी में चली गई, जहाँ उनकी पॉपुलेशन कम पड़ गई और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा। फ्रेंच बोलने वालों को हर फील्ड में फ़ायदा मिल जाता था, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो या फिर एजुकेशन बेस्ड हो या फिर जॉब के लिए हो, हर जगह उनको पहले और डच कम्युनिटी को बाद में रिस्पॉन्स मिलता था। इस वजह से ये 1950 से लेकर के ये 1960 तक फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। फ्रेंड्स, जब दोनों कम्युनिटी को समझ में आ ही गया था कि उनकी प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। सो लेट्स कैरी ऑन विद एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपने देश का संविधान बनाया। आपको पता है गाइज, बेल्जियम के दोनों कम्युनिटी के लीडर्स बहुत सारे तरीके अप्लाई कर चुके थे। ईयर 1970 से लेकर के ईयर 1993 तक उन्होंने 4 बार एटलीस्ट 4 टाइम्स अपने देश का संविधान बनाया, बट वो फेल हो गए। फिर से एट लास्ट उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए, जिसके बाद वो अपने देश का संविधान बनाने में सक्सेस हो सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा मेजर स्टेप्स लिया।
उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मिनिस्टर इक्वल नंबर्स में रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कोई भी पॉलिसी या लॉ बनेगा तो उसमें दोनों का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी, और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहेगा वो उनके खुद के बिहाफ पे होगा। ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी की अलग अलग गवर्नमेंट बनेगी, और दोनों कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे और उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी लॉ पास होगा उसमें दोनों कम्युनिटी की रजामंदी होगी, और एक की भी अगर रजामंदी नहीं हुई तो वो लॉ पास नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई भी लॉ लाना है तो उसके लिए दोनों कम्युनिटी का हाँ होना ज़रूरी है। और एट लास्ट एक मेन काइंड की गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जहाँ तीनों लैंग्वेज के मेंबर्स थे, फ्रेंच, डच और जर्मन, और ये अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर डिसीजन लेते थे जो कि लैंग्वेज पर बेस्ड था, कल्चर पर बेस्ड था और जनरल इशू पर बेस्ड था। अब तक हम ये जान रहे थे कि बेल्जियम की कंडीशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर स्टेप्स को उठाए थे। अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सेकंड स्टोरी पर, जो कि श्रीलंका की है। अब हम जानते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन क्या थी। हाँ गाइस, वही श्रीलंका जो कि अपनी नेबर कंट्री है, जो कि साउथ कोस्ट तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर ही दूर है, और वहाँ पर भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों की पॉपुलेशन है। चलिए चलते हैं अब श्रीलंका की तरफ और जानते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या थी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी सिन्हाला लैंग्वेज। वहाँ पर 74% पॉपुलेशन सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, और वहाँ की 18% पॉपुलेशन तमिल लैंग्वेज को बोलते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो चीज़ जितनी सिंपल दिखती हो उतनी सिंपल होती नहीं है, उसी तरह से वहाँ पर जो तमिल बोलने वाले थे उनकी कैटेगरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहली कैटेगरी जो श्रीलंकन तमिल कहलाते थे, जो कि श्रीलंका के ही मेंबर थे और उनकी पॉपुलेशन 13% थी, और दूसरी कैटेगरी इंडियन तमिल्स की थी जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे और वहाँ पर जाकर के सेटल हो गए थे। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात फ्रेंड्स। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज के पीपुल कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे जिनकी पॉपुलेशन 74% थी, वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे, वो बुद्ध धर्म को मानते थे। और जो तमिल स्पीकर थे जिनकी पॉपुलेशन 18% थी, वो हिंदू और मुस्लिम थे, और वो हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म को मानते थे। और 100% में से 7% लोग ऐसे थे जो कि क्रिश्चियन धर्म के थे, और वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, जिसमें से तमिल लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग थे और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग इन्वॉल्व थे। ये तो हो गई श्रीलंका के कंडीशन की बात। अब इतनी लैंग्वेज और रिलीजन के साथ वो अपना संविधान कैसे बनाते हैं, चलिए जान लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि बना भी पाते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका से। 1956 में इन्होंने एक एक्ट बनाया और उसे पास भी कर दिया, और उस एक्ट में उन्होंने केवल सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अलाउंस भी कर दिया, और पूरी तरीके से तमिल कम्युनिटी को इग्नोर कर दिया। उनको कहीं पर भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। फिर सिन्हाला की गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे लॉ को लागू किया और काम भी किया, लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और खुद के धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अपने एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग किया और जॉब्स रिगार्डिंग वर्क किया, लेकिन सिर्फ खुद के वेलफेयर के लिए। तमिल कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने केवल बुद्धिस्ट धर्म को ही ध्यान में रखते हुए काम किया, और उन्होंने बाकी के जितने भी धर्म थे, जो कि मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और केवल अपने धर्म के लिए ही काम किया और अपने ही धर्म को आगे बढ़ाया। गाइस, अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और दिन रात एक कर देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है और आपको गुस्सा आने लगता है। ठीक उसी तरीके से सिन्हाला गवर्नमेंट के डिसीजन से तमिल कम्युनिटी के लोग भी बहुत गुस्सा हो गए थे और उनके माइंड में भी बहुत कुछ चलने लगा था। तो चलिए जानते हैं थिंकिंग ऑफ तमिल्स कम्युनिटी। जिस तरह से सिन्हाला गवर्नमेंट एक के बाद एक
डिसीजन ले रहा था, लॉज बना रहा था केवल खुद के फ़ायदे के लिए। उससे तमिल कम्युनिटी को लगा कि सिन्हाला की गवर्नमेंट को उनकी चिंता ही नहीं है, कोई उनके बारे में सोचने वाला ही नहीं है। उनको लगने लगा कि सिन्हाला लीडर को उनके लैंग्वेज और कल्चर की परवाह नहीं है और वो उनके धर्म का मजाक बना रहे हैं, उनके धर्म को वो समझते ही नहीं है। उनको लगा कि सिन्हाला लैंग्वेज के मिनिस्टर ने जो पॉलिसीज़ और राइट्स बनाया है उसमें उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितने भी राइट्स हैं वो उन्होंने सिर्फ खुद के लिए ही बनाए हैं, जिसमें तमिल्स के लैंग्वेज वालों का कोई बेनिफिट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लगता है कि लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं और हर जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्करेजमेंट मिल रही है, तो इसका आपके माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और गुस्से में कोई भी डिसीज़न लिया गया सिर्फ गलत ही होता है। ठीक उसी तरीके से तमिल कम्युनिटी के माइंड पर जो इम्पैक्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था। तमिल कम्युनिटी के सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे और बारी बारी से उनका रिएक्शन भी आने लगा। चलिए गाइस, जानते हैं कि अब उनका क्या रिजल्ट और इम्पैक्ट आया है तमिल्स कम्युनिटी पे। फिर श्रीलंकन तमिल ने खुद की पार्टी बनाई और स्ट्रगल करने लगा और वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए और उनके धर्म को इक्वल राइट्स मिले, यूनिवर्सिटी में इक्वल सीट्स मिले, जॉब्स मिले और उनका भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे पर यकीन नहीं था और इनका विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते पूरे श्रीलंका में आग की तरह फैल गया और हालात ये आ गए कि वो आग सिविल वॉर का रूप में आ गई। उस सिविल वॉर में दोनों कम्युनिटी के लोग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मजबूर हो गए देश छोड़ने के लिए, कई लोगों का बचपन और लाइफ दोनों बर्बाद हो गई इस वॉर में। और ये सिविल वॉर श्रीलंका के सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक हिस्ट्री पर एक ना भुला देने वाला इतिहास छोड़ गया। चलिए अब हम जान लेते हैं पावर शेयरिंग क्या है। पावर को बांटना एक ऐसे सिस्टम है जहां पर हम अपनी पावर को अलग अलग अरेंज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, गवर्नमेंट पार्टीज़ में, जो कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पूरी कंट्री को हैंडल करेगा तो ये उसके लिए भी खुद भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर कोई पावर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दे दी जाए, या तो उस पावर का मिसयूज़ होता है या तो उस पावर का सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है। इसलिए पावर को अलग कैटेगरी में डिवाइड करके शेयर किया गया है, जिसे हम अपने सिस्टम को स्मूथली और सिस्टमैटिक चला सकते हैं एंड तभी किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जा सकता है। चलिए अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर देख लेते हैं कि हमारी पावर को कितने फॉर्म्स में बांटा गया है। पावर को गवर्नमेंट के हर ऑर्गन में शेयर किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि सारे कार्य को सिस्टमैटिक वे में कोऑर्डिनेट करते हैं, जुडिशियरी जो कि हमारे कोर्ट के सिस्टम पर बेस्ड है और हमारे कानून को लागू करता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जहाँ पर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करते रहते हैं। पावर को जनरल लेवल पर भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। पावर को सोशल ग्रुप में भी बांटा गया है, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि सोशल, कल्चर, एजुकेशन पर वर्क करता है। पावर को पॉलिटिकल पार्टीज़ के टर्म्स में भी डिवाइड किया गया है अलग अलग फील्ड में, जैसे कि वो लोगों का वेलफेयर कर सकें, जस्ट लाइक बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एसेट्रा। तो ये था हमारा पावर शेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको पावर शेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप उस चैनल पर नए हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।